नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चंपावत से खबर है। यहां पर टनकपुर हाईवे में एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। घटना टनकपुर से 8 किलोमीटर दूर की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रक की चपेट में कार आई, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में लगे एयर बैग खुलने से कार में बैठी महिला और जो ड्राइवर था वो बच गया। बाद में कार चालक ने दूसरे वाहन की मदद लेकर सूखी ढंग से ट्रक चालक को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। और पिथौरागढ़ के चैसर गांव में मूसलाधार बारिश से एक मकान गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिता और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो पिथौरागढ़ में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या खबर मिल रही है? क्या लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से यह मकान गिरा, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ? पिथौरागढ़ मुख्यालय के आसपास भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से बारिश जारी है। हालांकि ये जो मकान है ये थोड़ा पुराना था, लेकिन मुख्य वजह बारिश ही है, क्योंकि बारिश के चलते दीवारें कमजोर हो गई थी। और बीती रात का ये हादसा है जब भरभरा कर दीवार गिर गई थी, तो 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक पिता है उनके। हालांकि माँ अब सुरक्षित बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन 3 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। जी। और जो घायल है, जो महिला, उनको कहाँ एडमिट कराया गया है विजय? उनकी हालत किस तरीके की है? अस्पताल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो खतरे से पूरी तरह बाहर है। हालांकि इसे संयोग भी कहा जा सकता है कि एक ही कमरे में 7 लोग सोए थे और 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति पूरी तरीके से तकरीबन सुरक्षित है। लेकिन उनका जो परिवार है वो परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया है। 2 बच्चे मासूम मौत के शिकार हो गए हैं और पति भी उनके हादसे में जा चुके हैं। बिल्कुल विजय, तो कहा जा सकता है पहाड़ में लगातार बारिश और बारिश की वजह से इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून यानी कि राजधानी में कुछ सुधार हुआ, लेकिन आज सुबह देहरादून में बारिश ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि रैंकिंग पर इतराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में देहरादून शहर की हालत बेहद खराब है। सुबह हुई तेज बारिश से कई इलाकों में नालियां बंद पड़ गई, पानी सड़कों पर आ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून में आरा घर, रिस्पना पुल के नजदीक और ISBT पर जिस तरह से नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा था, उससे साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और स्वच्छता रैंकिंग के दावों की पोल जरूर खुल गई है। बढ़ता है सर जी, हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी वाले हैं, मैजिक वाले। हमेशा 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा पानी की स्थिति ऐसी रहती है और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहती है। डेली का काम है जी, यहाँ तो जब बारिश होती है हमेशा ऐसे होता है। नहीं तो परेशानी तो होती है। परेशानी होती है, क्या करे, जाना तो ड्यूटी तो जाना ही है, क्या करे अब। तो नगर निगम और कुछ नहीं करते जी, ऐसी पानी बरसात में ऐसे ही रहता है हमेशा। राजधानी देहरादून में भी बरसात से हालत खराब है। देहरादून में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब पानी कॉलोनीज में घुस गया, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देखिए ISBT में किस तरीके से पानी भरा पड़ा है और इसमें बताए आम लोग कि गटर का पानी शामिल है, गंदी नालियों का पानी है। तो ऐसे में नगर निगम की साफ सफाई के सारे दावे यहाँ पर खुल जाते हैं और सड़क पर बहता है ये कई फीट का पानी ये साफ करता है कि हालात देहरादून शहर के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी तरह की स्थितियां शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं, जब नालियों का पानी खुलकर सड़कों में बह रहा है और सड़कें आप कहेंगे तालाब या नदी जैसी आपको नजर आएंगी। और इसी बात ने कई जगहों पर आम लोगों की मुश्किल बढ़ाई है, आम लोगों को संकट में डाला है। लेकिन बावजूद इसके बरसात के मौसम में न कोई सुनने वाला है और न कोई समझने वाला। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड में बारिश से परेशानियां तो बढ़ी है, लेकिन इसने सरकारी मशीनरी के कामकाज की भी पोल खोल कर रख दी है। सालों से चले आ रहे स्लाइडिंग जोन करोड़ों रुपए बहाने के बावजूद भी आज भी नासूर बने हुए हैं। सड़कें सीजनल बारिश में गड्ढों में तब्दील हो जाती है और इस सब में आम आदमी की परेशानी बढ़ जाती है। राजधानी देहरादून की सड़कों का एक नजारा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए।
मॉनसून की बारिश पूरे उत्तराखंड पर आफत बनकर टूट रही है, फिर चाहे वो पहाड़ हो या मैदान। राज्य भर में 7 NH, 12 स्टेट हाईवे समेत करीब 270 से अधिक सड़कें बंद हैं और इन सड़कों के बंद होने से सैकड़ों गांवों की कनेक्टिविटी आपस में कट गई है। इसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जो लगातार बारिश और उसके बाद जो भूस्खलन हो रहा है उसने सड़कों को जगह जगह बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये देहरादून सिटी एरिया का ये नज़ारा है, जहाँ पर आपको अंदाज नहीं आएगा कि ये सड़क है या कोई नहर है या कोई गड्ढा है। यहाँ पर जो काम सामान्य दिनों में हो जाने चाहिए थे वो अब बरसात में यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। आनन फानन में नदियों के किनारे वायर केट बिछाई जा रही हैं तो सड़कों पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उबड़ खाबड़ सड़क पर, जहाँ जो पूरी तरह से नहर में, तालाब में तब्दील हो चुकी हो, किन हालातों में लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ों में जो लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते भी सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग को अभी तक 120 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है, तो करीब 25 से अधिक जो मोटर पुल थे या पैदल पुल थे वो भी बरसात के चलते ध्वस्त हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर मानसून की बारिश उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो पहाड़ों में मानसून कहर बरपा रहा है। नैनीताल में हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन खुले मौसम में अब पहाड़ियों के दरकने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल में बारिश के चलते कई मार्ग बंद हैं, तो कई स्थानों में पहाड़ी मलबा गिर रहा है। इससे ज्यादा इस बारिश से नैनीताल के बलिया नाले पर असर पड़ा है। बलिया नाले से लगातार कटाव जो है वो हो रहा है। मानसून की बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम साफ होने से अब पहाड़ियां दरक रही हैं, चटक रही हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से ये बलिया नाला का पूरा क्षेत्र है और जो बलिया नाला है वो लगातार वहाँ भूकटाव हो रहा है और भूस्खलन की जद में है। लगातार जो कटाव है वो जारी है, पानी लगातार बह रहा है, जिससे जो 100 से ज़्यादा परिवार हैं उनको खतरा बन गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसके बाद इसका पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इसका ट्रीटमेंट का जो काम है वो नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से अब जो IIT रुड़की है या जो तमाम कमेटी थी उन्होंने अपना काम किया है, अब उन्होंने अपने जो सुझाव हैं वो सरकार को दिए हैं। हालांकि अभी काम होना बाकी है। हाईकोर्ट ने तमाम जो काम करने की निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। नैनीताल ओवरऑल की बात करी जाए तो नैनीताल में कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, कई सड़कें इस आपदा की वजह से बंद हैं। जो दीवारें हैं घरों के आसपास उसमें भूख कटाव हो रहा है, लेकिन अभी तक जो काम है वो नहीं हो सके हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी लोगों को राहत नहीं दे सका है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम खुल रहा है और जो मौसम से दिक्कतें और सामने आ रही हैं, जिस कदर से पहाड़ियाँ चटक रही हैं, ये चुनौतियां अब भी जिला प्रशासन के आगे खड़ी हुई हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर कोटद्वार पर भी देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर आए नदी नालों में भाभर इलाके को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सत्ती चौड़ में लेकर झंडी चौड़ और मोटा ढाक इलाकों में खेती की भूमि को लेकर रोड तक नदी में डूब चुके हैं, तो कई गांवों पर बाढ़ का अब खतरा मंडराने लगा है। बरसात के समय में जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई किसी तरह की आपदा से कोई क्षतिग्रस्त होता है और मानकों के अंतर्गत अगर आता है तो समस्त राजस्व निरीक्षकों को और लेखपालों को भी इस बारे में बताया गया है कि अपने क्षेत्र में ऐसी किसी भी घटना की सूचना पाए जाने पर जो निर्धारित प्रारूप है उसको भरते हुए तत्काल तहसील में जमा कराना सुनिश्चित। और रामनगर के धनगढ़ी नाले में मूसलाधार बारिश की वजह से आए पानी में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि इस कार में 6 लोग सवार थे, जिन्हें ड्राइवर की सूझबूझ से स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ बाहर निकाल लिया। नाला उफान पर आने के बाद दोनों तरफ यात्री करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। रामनगर के पनूत नाले में एक बाइक बह गई, जिसमें बाइक सवार वहां पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने किसी तरह से उसको बचा लिया। इस बाइक सवार ने तेज पानी में बाइक डाल दी थी। ये सोच रहा था कि किसी तरह से रास्ते को पार कर लिया जाए, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे बाइक और बाइक सवार की एक न चली और ये बहने लगी। लेकिन मौजूद लोगों ने समय रहते इसे बचा लिया।
और उत्तरकाशी का यमुनोत्री हाईवे NH94 सिलाई बैंड के पास आज दूसरे दिन भी बंद है। सड़क पर करीब 30 मीटर हिस्सा बह जाने से पूरी मार्ग इस वक्त बंद कर दी गई है। भूस्खलन से बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गीठ पट्टी के 16 गांव में बिजली भी गुल हो चुकी है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुनोत्री हाईवे आज दूसरे दिन भी बंद है। कई जगहों पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर बिजली व्यवस्था है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसकी लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे 16 गांव में बिजली गुल हो चुकी है। और उत्तरकाशी से ही इस वक्त एक बड़ी खबर है। यहां के बड़कोट के चपटाड़ी और बंचाण गांव के बीच में रखंडी खड्ड का रौद्र रूप देखने को मिला है। इस खड्ड में बरसाती पानी आने से अचानक मलबे की नदी बहने लगी। किसानों की खेती योग्य भूमि भी इस खड्ड के चलते बह गई। रखंडी खड्ड में पानी बढ़ने से बड़ियाड नदी भी उफना सी गई है। और बातचीत करने के लिए जगमोहन सिंह चौहान संवाददाता उत्तरकाशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगमोहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद डराने वाली है। आसपास में कटान बहुत ज्यादा है, इस खड्ड में पानी बहुत ज्यादा है। स्थितियां किस तरीके की है वहां पर? देखिए, जो उत्तरकाशी है गंगा और यमुना घाटी में इस बार ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है वो लगभग 4 जगह से अभी भी बाधित है। और जो कल बारिश हुई है उस कारण से 30 से 40 मीटर एक जगह पे रोड कटी है। वहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही है NH के कर्मचारियों को रोड खोलने में। तो जो बारिश लगातार हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही है और जो आवाजाही करने वाले मुसाफिर हैं वो भी कई घंटों से वहाँ पे खड़े हैं और 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। यमुनोत्री हाईवे को वो नहीं खुल पाया है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जो रोड को खोलने में लगे उनको दिक्कत आ रही है। और बिल्कुल जगमोहन, लगातार जिस तरह से आपने बताया कि बारिश हो रही है, रोड लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और बार बार बंद हो जा रहे हैं, ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि 16 गांव की बिजली भी गुल है इस वक्त। जो लाइनें थी बिजली की वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए, जिस तरीके से जो कल और आज रात को जो बारिश हुई है उस कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कई जगह पे बिजली भी कट रही है। और अभी भी वहाँ से खबरें आ रही थी जो लगातार बारिश हो रही है लोगों को दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतें आवाजाही में आ रही है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे लोगों को दिक्कतें आ रही है। और जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे की बात करें वो 4 जगह अभी भी बंद है। तो जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो भी उन इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ पे बिजली कनेक्टिविटी उन्होंने देनी है। तो इस कारण भी ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें। बिल्कुल जगमोहन, तो कहा जा सकता है कि रोड नहीं खुल पा रही है, इसलिए जो बिजली कर्मी है वो भी फंसे हुए हैं, गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और लगातार बारिश कहीं ना कहीं रोड खोलने में बाधा बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में तबाही के बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंची। डीएम ने तिलवाड़ा से फाटा तक ऑल वेदर रूट का निरीक्षण किया। साथ ही फाटा, उसाड़ा, चाका, सिल्ली जैसी जगहों पर प्रभावितों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। ये चल रहा है, आप लोग थोड़ा यहाँ लगभग 79 to 80 परिवार हैं जो विभिन्न प्रकार के डैमेज जिनको हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी सरकारी संपत्तियाँ जो डैमेज हुई हैं उनके रिपेयर के लिए और तात्कालिक समाधान के लिए निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। और भारी बारिश के चलते पौड़ी जनपद के 43 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें 34 ग्रामीण सड़कें हैं, 5 जिला सड़कें और 4 स्टेट हाईवे हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं बंद सड़क खोलने के लिए PWD विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। हम आपको बता दें कि बारिश के चलते लगातार पहाड़ियों से गिरते मलबे के कारण सड़कें बार बार बंद हो रही हैं। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बिछा देने के बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण की ताजा रैंकिंग में देहरादून वो स्थान हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। देश भर के 471 शहरों में से देहरादून 124वें स्थान पर रहा। हालांकि अधिकारी इस बात पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि बीते साल देहरादून 384वें स्थान पर था। इसके अलावा नगर निगम रुड़की 131, काशीपुर 139वें स्थान पर रहा। राज्य में 3 नगर निगम हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर इस आंकड़े
आंकड़े को नहीं छू पाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीएम त्रिवेंद्र रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए। इस सर्वेक्षण में 100 से कम शहरी निकायों वाले देश के 24 राज्यों में से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में भी उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि चमोली जिले के नाम रही। यहां की नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश के 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया और इसी श्रेणी में अल्मोड़ा कैंट भी तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में ये काफी पीछे रहे। नहीं तो 250 जिन्होंने रैंक ऊपर किए हैं 200 नहीं, हमने 260 किए, 250 वाले का उन्होंने प्रथम स्थान दिया है और कैपिटल में भी उसको प्रथम स्थान मिला है। उस आधार पे तो हम प्रथम आने चाहिए थे, लेकिन वो जो 12 पैरामीटर से हो सकता है उसमें कोई सा एक आदम पिछड़े हो, इसलिए हमें वो पुरस्कार से हम चूक गए। लेकिन 260 स्थान का जंप हमने किया। और रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर गांव में एक युवक का शव घर के पास खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की। आशंका यही जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में किस वजह से उक्त घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। इसके लिए एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, जो अपने तरीके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को सहयोग प्रदान करें। और अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। अब मड़ुए से बनी चीजों की मांग लगातार बढ़ रही है। बिस्किट, केक, पेस्ट्री समेत कई सामान अब इससे बनाए जा रहे हैं। पहाड़ के मड़ुए के बिस्किटों की मांग पहाड़ पर ही नहीं बल्कि मैदानों में भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 साल में ही 16 लाख रुपए के बिस्किट समेत अन्य सामान बेचा गया। इसमें से महिलाओं ने करीब 3 लाख रुपए तक की आमदनी की। आज की डेट में हम देखें तो महिलाएं खुद इसको प्रोसेस करके और पैकेजिंग करके मार्केट तक ला रही हैं और जो हमारा हिलांस रथ है उसमें उससे लेकर ये रानीखेत मार्केट से लेकर और अल्मोड़ा को कवर करते हुए कौसानी तक उसको ले जाती हैं। और अगर मैं टोटल बात करूं तो अब तक महिलाओं ने इससे 16 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, जिसमें लगभग उनको 3 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। मड़ुए से बनने वाली सभी खाद्य सामग्रियों की मार्केटिंग खुद महिलाएं ही कर रही है और इसके लिए महिलाओं ने एक गाड़ी भी रखी है, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर में मड़ुए के बिस्किट और दूसरे सामानों का प्रचार करती है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और यहाँ हमारे बन बनते हैं, ब्रेड बनते हैं और क्रीम रोल हो गए, पेस्ट्री हो गई, क्रीम केक हो गए और डिमांड पर ही बनता है। पिज्ज़ा बेस भी बनता है, पिज्ज़ा बनता है, बर्गर बनते हैं और पेटीज बनती हैं और बेकरी का सारा आइटम बनता है यहाँ। ब्रेड, बन, मिनी बन, क्रीम रोल, पेस्ट्री, क्या कहते हैं, केक वगैरह की डिमांड आती है और इसको हम मार्केट में बेचते हैं। तो यहाँ से गाड़ी जाती है हमारी सहकारिता की, तो वो मार्केट में इसको बेचने का काम करते हैं। कोरोना काल में मड़ुए की मांग अधिक बढ़ गई थी, जो पौष्टिक होने के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और अब इसके बिस्किट्स की भी मांग बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और कॉर्बेट की जमीन बाघों के लिए जानी जाती है। कॉर्बेट के इतर रामनगर वन प्रभाग भी बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की लिच्चर सुरक्षा व्यवस्था इन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। कॉर्बेट लैंडस्केप बाघों का प्राकृतिक घर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही 231 बाघ गिने गए हैं। उससे लगे रामनगर वन प्रभाग में भी बाघों की अच्छी संख्या है, लेकिन बीते 4 सालों में यहाँ बाघों की संख्या कम हो गई है, जिससे वन्य जीव प्रेमी चिंतित हैं। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।
ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि बाघ अगर कम हो रहे हैं तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को इस दृष्टिकोण पर इस पूरे क्षेत्र पर जो है विशेष नज़र देनी होगी, क्योंकि ये बहुत समृद्धशाली क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बाघों के संरक्षण का। और अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये क्षेत्र बहुत अच्छा हो सकता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस डिवीजन में 2018 के 37 बाघों के मुकाबले 2014 में 42 बाघ थे, लेकिन ये क्षेत्र कॉर्बेट से लगा हुआ है, इसलिए इनकी मूवमेंट कॉर्बेट के अंदर बाहर होती रहती है। इस बार जब हमारा ये गणना हुई है तो उस वक्त हो सकता है प्रवास और ये जो इसकी मूवमेंट की वजह से कुछ हमारे टाइगर्स, क्योंकि रामनगर डिवीज़न से कॉर्बेट में जाते रहते हैं और कॉर्बेट से भी रामनगर में आते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कम फोटोज कैप्चर हुई हैं। और ये वजह हो सकती है कि इस बार यहाँ इनकी संख्या कम हुई है। भले ही अधिकारी बाघों की गिरती संख्या के लिए इनके मूवमेंट को जिम्मेदार मान रही हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि बाघ एक टेरिटोरियल प्राणी है जिसका एक साम्राज्य होता है, जिससे बाहर जाना उसे पसंद नहीं। ऐसे में विभाग को जल्द ही यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, जिससे यहाँ बाघों की उपस्थिति बनी रहे। रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।